जय हिंद फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं भारत का संविधान, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है नागरिकता। पिछली क्लास में हमने चर्चा की थी कि आखिर नागरिकता क्या होती है और इसके जुड़े हुए को सामने संवैधानिक प्रावधान देखे थे। और हमने जाना था, पिछली क्लास में हमने देखा था कि हमारे भारत के संविधान में केवल उन्हीं व्यक्तियों के बारे में चर्चा की गई है जो संविधान लागू होने के समय भारत के नागरिक बने। लेकिन किसी व्यक्ति की नागरिकता किस प्रकार से प्राप्त होगी और उसकी नागरिकता किस प्रकार से समाप्त होगी, इसके बारे में हमारे संविधान में कोई चर्चा नहीं की गई है। लेकिन भारत में संसद को इस बात की शक्ति दी गई है कि नागरिकता के अर्जन और उसकी समाप्ति के लिए कुछ कानून बनाए। तो इसलिए भारतीय संसद ने 1955 में नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया, और जिसमें व्यक्तियों की नागरिकता किसके अर्जन और उसके समाप्ति के बारे में चर्चा की गई है। पिछली क्लास में हमने देखा था कि आखिर नागरिकता अधिनियम 1955 क्या है और व्यक्ति किस प्रकार से नागरिकता प्राप्त कर सकता है। आज हम देखेंगे कि कोई व्यक्ति नागरिकता की समाप्ति किस प्रकार से कर सकता है, मतलब किसी व्यक्ति की नागरिकता किस प्रकार से समाप्त हो जाएगी। अगर हम देखें इस बारे में, तो भारत में संसद ने इसके लिए 3 प्रावधान बनाए हैं। सबसे पहला प्रावधान है कौन सा? पहला इसका प्रावधान है त्याग करना। जो नागरिकता अधिनियम है 1955, इसी में व्यक्तियों के नागरिकता के हानि इसकी चर्चा की गई है। तो इसका पहला प्रावधान क्या है? त्याग करना। पहला प्रावधान क्या है? त्याग करना। अगर हम त्याग करना में देखें, त्याग करना को अगर हम देखें तो यहां पर त्याग करना को बोल दिया जाता है रिनाउंसिएशन। तो इसमें हम क्या होते हैं, अगर मान लो किसी व्यक्ति ने इच्छा से, अपनी इच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता, अगर किसी व्यक्ति ने अपनी इच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता की घोषणा करता है, या फिर किसी अन्य देश के लिए नागरिकता के लिए आवेदन करता है, या फिर वहां की नागरिकता लेने के लिए इच्छुक है, तो भारत की नागरिकता का त्याग कर सकता है। लेकिन अगर मान लो भारत के साथ किसी देश का युद्ध चल रहा हो और उसी समय अगर नागरिकता के लिए आवेदन किया, तो भारत सरकार उसकी नागरिकता को कैंसिल कर सकती है। भारत सरकार उसकी नागरिकता के आवेदन को कैंसिल कर सकती है या समाप्त कर सकती है। मान लो अगर भारत का पाकिस्तान के साथ अगर युद्ध चल रहा हो, ठीक है, भारत का पाकिस्तान के साथ युद्ध चल रहा था। अब मान लो किसी ने नागरिकता की समाप्ति के लिए आवेदन किया, तो युद्ध के समय तुम ऐसे कैसे आदमी हो कि मतलब युद्ध के समय तो अपने लोगों का घर छोड़ दोगे। इसलिए क्या भारत सरकार उसका आवेदन खारिज कर सकती है कि भाई तुमको नागरिकता यहां पर समाप्ति नहीं होगी, तुम्हें यही रहना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला क्या है? त्याग करना। लेकिन अगर मान लो कोई माता पिता के जो अवयस्क बच्चे हैं, अगर उनने अपनी नागरिकता त्याग दी है, तो जो अवयस्क बच्चे हैं 18 साल के होने के बाद, वयस्क होने के बाद अगर पुनः भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो आवेदन करके नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। तो हमने पहला प्रावधान क्या देखा? त्याग करना। हम देख रहे हैं समाप्त करना, कि किसी व्यक्ति की नागरिकता किस प्रकार से समाप्त हो जाएगी। दूसरा प्रावधान क्या है? समाप्त करना। पहला हमने क्या देखा? त्याग करना। अगर मान लो स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता के लिए वो भारत की नागरिकता त्याग करता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? त्याग करना। अब आता है समाप्त करना। अगर मान लो कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से बिना किसी दबाव के किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है, तो उसकी भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। अगर मान लो किसी व्यक्ति ने अपनी इच्छा से बिना किसी दबाव के किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ली है, तो उसकी जो भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी, अपने आप ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी, क्योंकि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। तो यहां पे हमने देखा, अगर मान लो यहां पर हमने त्याग में क्या देखा था? अगर मान लो वो नागरिकता की घोषणा करता है, नागरिकता समाप्ति की घोषणा कर रहा है, यहां पर हमने क्या देखा? भारत में नागरिकता समाप्ति की घोषणा कर रहा है। क्या? घोषणा।
जबकि यहां पर क्या कर रहा है, यहां पर किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है, किसी अन्य देश की नागरिकता, अन्य देश की नागरिकता, अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है, तो उसकी भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी, ऑटोमेटिक। अब इसका जो तीसरा प्रावधान है, तीसरा प्रावधान क्या है, अपदस्थ करना या वंचित करना। तीसरा प्रावधान क्या है, अपदस्थ करना, अपदस्थ करना या वंचित करना, वंचित करना। तो ये क्या है तीसरा प्रावधान, तीसरा प्रावधान बोल रहा है, अभी हम लिखाएंगे एक साथ तीनों। तो तीसरा प्रावधान क्या बोल रहा है, अगर मान लो किसी व्यक्ति ने धोखे से भारत की नागरिकता प्राप्त की है, अगर किसी व्यक्ति ने धोखे से भारत की नागरिकता प्राप्त की है और संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा नहीं रखता है और युद्ध के समय शत्रु देशों के साथ मित्रवत व्यवहार करता है या उनका समर्थन करता है, या फिर अगर मान लो उसने नागरिकता प्राप्त की है पंजीकरण और देशीकरण के तहत, अगर उसने नागरिकता प्राप्त की है तो 5 साल के अंदर उसे कम से कम 2 साल की अगर सजा हो गई हो, 5 साल के अंदर अगर उसको 2 साल की सजा हो गई हो तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अगर मान लो 5 साल में 2 साल की उसको सजा हो गई हो तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तो हमने क्या 3 प्रावधान देखे, पहला है त्याग करना, दूसरा देखा हमने समाप्त करना और तीसरा देखा हमने अपदस्थ करना या वंचित करना। अब तीनों प्रावधान को हम क्या बारी बारी से लिख लेंगे। पहला प्रावधान लिखिए त्याग करना, त्याग करना लिखिए कि भारत का कोई भी नागरिक, भारत का कोई भी नागरिक स्व इच्छा से, भारत का कोई भी नागरिक स्व इच्छा से घोषणा करके, भारत का कोई भी नागरिक स्व इच्छा से घोषणा करके भारत की नागरिकता त्याग सकता है। कोई भी नागरिक स्वेच्छा से घोषणा करके भारत की नागरिकता त्याग सकता है, लेकिन यदि युद्ध के दौरान, लेकिन यदि युद्ध के दौरान इस तरह की घोषणा करता है, इस तरह की घोषणा करता है तो भारत सरकार उसे रोक सकती है, भारत सरकार उसे रोक सकती है। उसी में दूसरा पॉइंट लिखिए, यदि माता पिता ने, यदि माता पिता ने भारत की नागरिकता, यदि माता पिता ने भारत की नागरिकता त्याग दी हो और उस समय उनके बच्चे अवयस्क हों, उनके बच्चे क्या हो, अवयस्क यानी नाबालिग, अवयस्क, अगर उस समय उनके बच्चे अवयस्क हों तो 18 साल के होने के बाद, यानी वयस्क होने के बाद वो बच्चे अपनी इच्छा से पुनः भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, पुनः भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं 18 साल के होने के बाद। अब आता है समाप्त करना, समाप्त करना हेडिंग डाल लीजिए, समाप्त करना। इसमें लिखिए, यदि कोई भारतीय नागरिक, यदि कोई भारतीय नागरिक अपनी पूर्ण इच्छा से, यदि कोई भारतीय नागरिक अपनी पूर्ण इच्छा से कॉमा अपनी पूर्ण जानकारी से, अपनी पूर्ण जानकारी से बिना किसी दबाव में, बिना किसी दबाव के किसी अन्य देश की नागरिकता, किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है तो भारतीय नागरिकता उसकी स्वतः ही समाप्त हो जाएगी, तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। हमने दो देखा अभी, अगर वह नागरिकता की समाप्ति की घोषणा कर देता है या फिर किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है
तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अब तीसरा है अपदस्थ करना या फिर वंचित करना। अब ये क्या है? अगर यहां पे लिखिए, यदि कोई व्यक्ति धोखे से भारत की नागरिकता यदि कोई व्यक्ति धोखे से भारत की नागरिकता प्राप्त करता है, यदि कोई व्यक्ति धोखे से भारत की नागरिकता प्राप्त करता है या भारतीय संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा नहीं रखता है, यदि कोई व्यक्ति धोखे से भारत की नागरिकता प्राप्त करता है या संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा नहीं रखता है, या युद्ध के समय शत्रु देशों के साथ संचार वार्तालाप यानी कम्युनिकेशन वार्तालाप करता है, या पंजीकरण या देशीकरण मतलब प्राकृतिक रूप से अगर नागरिकता प्राप्त करता है और 5 वर्ष के अंदर ही उसको 2 वर्ष की सजा हो जाती है, 2 वर्ष की सजा हो जाती है या जेल चला जाता है, तो उसको भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। तो ये हमने देखा कि किसी व्यक्ति की नागरिकता किस प्रकार से समाप्त हो जाएगी। अब यहां पे हम देखेंगे एनआरआई। हम देखेंगे इसके आगे के प्रावधान। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो एग्जाम के लिए थोड़ी थोड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे एक शब्द आता है एनआरआई। आखिर एनआरआई क्या होता है? एनआरआई हेडिंग डाल लीजिए। एनआरआई के आखिर एनआरआई क्या होता है? एनआरआई नॉन रेजिडेंट इंडियन, मतलब जो अप्रवासी भारतीय हैं वो क्या होते हैं? जैसे एनआरआई हेडिंग डाल लीजिए। एनआरआई को हम बोलते हैं नॉन रेजिडेंट इंडियन। क्या बोलते हैं हम? नॉन रेजिडेंट इंडियन। नॉन रेजिडेंट इंडियन। एनआरआई मतलब क्या है? नॉन रेजिडेंट इंडियन। इसको हम क्या बोलते हैं? अप्रवासी भारतीय। अप्रवासी भारतीय। ये क्या है? अप्रवासी भारतीय। अगर मान लो कोई व्यक्ति है, वो भारतीय व्यक्ति है, भारत का पासपोर्ट रखता है, मतलब कोई भारतीय व्यक्ति है, भारत का व्यक्ति है और भारत का पासपोर्ट भी रखता है, लेकिन सामान्य तौर पर भारत से बाहर निवास करता है। जैसे भारत में अभी प्रावधान है 182 दिन से अगर ज्यादा अगर मान लो भारत से बाहर रहता है तो उसको क्या बोला जाएगा? एनआरआई। अगर मान लो कोई भारतीय व्यक्ति है और उसके पास भारत का पासपोर्ट भी है, लेकिन किसी समय वो भारत से बाहर रहता है, अगर मान लो वो एक सामान्य तौर पर भारत से बाहर रहता है, जैसे 182 दिन, इससे अगर वो बाहर रहता है तो उसे हम क्या बोल सकते हैं? उसे बोल सकते हैं हम एनआरआई। और वो बाहर क्यों रहता है? जैसे मान लो कोई बिजनेस पर्पज से रह रहा हो, या फिर किसी काम धंधे की तलाश में गया हो, कोई कुछ काम धंधा करता हो, या फिर कोई एक्टर है तो वहां पर बाहर एक्टिंग करने जाता हो, मतलब कोई भी काम धंधा किसी भी पर्पज से अगर बाहर जाता है और वहां रहता है, कब? 182 दिन से ज्यादा अगर वहां पे रहता है तो उसे हम क्या बोल सकते हैं? एनआरआई। उसे हम क्या बोल देते हैं? एनआरआई। तो ये क्या होता है? कुछ लोग टैक्स बचाने के लिए भी जाते हैं। जैसे जो एनआरआई होते हैं उनको टैक्स से छूट मिल जाती है। जैसे यहां पर क्या होता है? ये लोग एनआरआई को एनआरओ अकाउंट खोलते हैं।
क्या, एनआरओ अकाउंट। जो एक एनआरओ अकाउंट होता है तो यहां पर अनलिमिटेड यहां पर करेंसी एक्सचेंज की सुविधा होती है। यहां पर क्या होता है, अनलिमिटेड यहां पर करेंसी एक्सचेंज की सुविधा हो जाती है एनआरओ अकाउंट में। तो कुछ लोग क्या करते हैं, टैक्स बचाने के लिए भी यहां पर एनआरआई हो जाते हैं। इनके पास भारतीय पासपोर्ट होता है, इनको वो सभी अधिकार मिल जाते हैं जो किसी भारतीय को मिलते हैं। लेकिन इसके साथ ही इनको सभी अधिकार तो मिलते हैं, लेकिन जो संवैधानिक पद हैं वो प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे भारत के राष्ट्रपति नहीं बन सकते, भारत के उपराष्ट्रपति नहीं बन सकते, प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, और नियंत्रक महालेखा परीक्षक ये नहीं बन सकते, भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय उसके न्यायाधीश नहीं बन सकते, हाई कोर्ट के न्यायाधीश नहीं बन सकते। मतलब यहां पर कुछ प्रतिबंध है कि मतलब ये चीजें प्राप्त नहीं कर सकते, बाकी सब कुछ कर सकते हैं। तो हमने क्या देखा, एनआरआई, हेडिंग डाल लीजिए, नॉन रेजिडेंट इंडियन। एनआरआई मतलब क्या है, नॉन रेजिडेंट इंडियन। एनआरआई नॉन रेजिडेंट इंडियन, इसको हिंदी में लिखिए अप्रवासी भारतीय। नोट करिए, नॉन रेजिडेंट इंडियन या अप्रवासी भारतीय वे व्यक्ति जो भारत के नागरिक हैं, वे व्यक्ति जो भारत के नागरिक हैं लेकिन सामान्य तौर पर भारत से बाहर रहते हैं। वे व्यक्ति जो भारत के नागरिक हैं लेकिन सामान्य तौर पर भारत से बाहर रहते हैं। कोष्टक में लिखिए 182 दिन से ज्यादा, 182 डेज के ज्यादा, 182 डेज से ज्यादा अगर मान लो भारत से बाहर रहते हैं तो उसे एनआरआई कहा जाता है। जैसे किसी काम या नौकरी या कोई धंधा की वजह से या टैक्स बचाने की वजह से या टैक्स बचाने के उद्देश्य से भारत से बाहर रहते हैं। इनके पास, उसी में अगला पॉइंट लिखिए, इनके पास भारतीय पासपोर्ट होता है। इनके पास भारतीय पासपोर्ट होता है। अगला पॉइंट लिखिए, एनआरआई वे सभी लाभ मिलते हैं, एनआरआई को वे सभी लाभ मिलते हैं जो किसी भारतीय नागरिक को मिलते हैं। एनआरआई को वे सभी लाभ मिलते हैं जो किसी भारतीय नागरिक को मिलते हैं। लेकिन जैसे वे सभी लाभ मिलते हैं जो भारतीय नागरिक को मिलते हैं, जैसे वोट देने का अधिकार, जैसे क्या वोट देने का अधिकार है भारतीय नागरिक को, ऐसे ये लोग भी वोट देते हैं। लेकिन ओवरसीज सिटीजन में यहां पर क्या होना, ओवरसीज वोटर में रजिस्टर करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन संवैधानिक पद नहीं प्राप्त कर सकते। जो एनआरआई हैं संवैधानिक पद नहीं प्राप्त कर सकते, जो संवैधानिक पद हैं। जैसे एग्जाम्पल में लिखिए, जैसे संवैधानिक पद नहीं प्राप्त कर सकते, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, तो ये नहीं प्राप्त कर सकते, बाकी सब कुछ अधिकार मिलेंगे उनको। अब एक वर्ड आता है पीआईओ। आखिर पीआईओ यानी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, आखिर क्या होता है? हम क्या देख रहे हैं, पीआईओ। अभी हमने क्या देखा, एनआरआई। अब एक शब्द आता है पीआईओ, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। आखिर ये क्या होता है, आइए हम देखते हैं। जैसे एक शब्द आता है
PIO, PIO। अब PIO का मतलब होता है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। PIO का मतलब होता है पर्सन ऑफ इंडियन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन मतलब भारतीय मूल का व्यक्ति, भारतीय मूल का व्यक्ति। और आखिर ये क्या होता है भारतीय मूल का व्यक्ति? इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? भारतीय मूल का व्यक्ति, भारतीय मूल का व्यक्ति। तो भारतीय मूल का व्यक्ति ये क्या होता है? तो यदि मतलब भारतीय मूल का व्यक्ति क्या होता है? वह व्यक्ति जिसका कोई पूर्वज, वह व्यक्ति जिसका कोई पूर्वज, जैसे पापा, मम्मी, दादा, दादी, मतलब जिसका कोई पूर्वज भारतीय नागरिक था या फिर है, वह व्यक्ति जिसका कोई पूर्वज, जैसे पापा, मम्मी, दादा, दादी, परदादा, मतलब कोई पूर्वज भारत का नागरिक था या फिर है, और जो वर्तमान में भारत से बाहर रहता है, जो वर्तमान में भारत से बाहर रहता है, जैसे कुछ देशों को छोड़कर। कौन कौन से देश? बांग्लादेश, चीन, नेपाल, पाकिस्तान, भूटान, अफगानिस्तान, ईरान। कौन कौन से देश हैं? बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान और ईरान। अगर मान लो कोई व्यक्ति है जिसके कोई पूर्वज भारत में रहते थे या भारत के नागरिक हैं, पहले भी रहते थे या फिर अभी रहते हैं, ठीक है, और इसके साथ ही जो व्यक्ति है, व्यक्ति कहाँ रहता है? भारत से बाहर रहता है, लेकिन इन दोषों को छोड़कर इनके एक ट्रिक क्या है? बचपन से BA करने का मेरा सपना था। तो यहां पर हम क्या है, इसको याद कर सकते हैं। बी से बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, और यहां पर क्या? भूटान, अफगानिस्तान, और ये क्या होता है? आई मतलब मेरा, ठीक है। तो यहां पर हम ऐसे याद रख सकते हैं, ये क्या है? ईरान, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ईरान, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, और ये क्या हो जाएगा? भूटान, अफगानिस्तान, और यहां पर ईरान। तो अगर कोई व्यक्ति इन देशों के अलावा किसी अन्य देश में रहता है तो उसे हम क्या बोल सकते हैं? उसे हम बोल सकते हैं भारतीय मूल का व्यक्ति। और वह जहां पर रहता है उसी देश का नागरिक है तो उसे हम क्या बोल सकते हैं? भारतीय मूल का व्यक्ति। उसे हम क्या बोल सकते हैं? भारतीय मूल का व्यक्ति। वह किसी जमाने में भारत का नागरिक था लेकिन अब नहीं है, किसी जमाने में भारत का नागरिक था लेकिन अब नहीं है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? भारतीय मूल का व्यक्ति। अगर मान लो इसको, अगर भारत की नागरिकता प्राप्त करनी है, अगर भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत की नागरिकता प्राप्त करनी है, तो इसके लिए हमने आपको कल बताया था कि उसको नागरिकता का आवेदन करने के पहले 7 वर्ष कानूनी तौर पर, कानूनी रूप से भारत में निवास करना पड़ेगा, फिर वह नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है। तो यहां पे हेडिंग डाल लीजिए PIO, यानी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, यानी भारतीय मूल का व्यक्ति, PIO लिखिए क्या होता है? वह व्यक्ति जिसका कोई पूर्वज भारतीय नागरिक था, वह व्यक्ति
जिसका कोई पूर्वज भारतीय नागरिक था और जो वर्तमान में बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, कौन कौन से थे? बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, ईरान के अलावा वर्तमान में इन देशों के अलावा किसी अन्य देश में रहता है, इन देशों के अलावा किसी अन्य देश का नागरिक है और वह खुद किसी समय भारत का नागरिक था, तो वह भारतीय मूल का व्यक्ति है। वह खुद किसी समय भारत का नागरिक था, तो वह भारतीय मूल का व्यक्ति है। और दूसरा पॉइंट लिखिए इसी में, अगला, कि भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए पीआईओ को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत पंजीकरण आवेदन के पहले 7 वर्ष भारत में वैध तरीके से रहना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा? पीआईओ। अब एक हेडिंग डाल लीजिए, ओसीआई यानी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ये थोड़ा नोट कर लीजिए। ठीक है, अब इसके बाद हम देख रहे हैं ओसीआई यानी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। क्या है ओसीआई? हेडिंग डाल लीजिए, ओसीआई यानी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ओसीआई यानी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ओसीआई मतलब ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब विदेशी भारतीय नागरिक। विदेशी भारतीय नागरिक, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम समुद्र पार का नागरिक भी बोल सकते हैं। जैसे समुद्र पार का भारतीय, इसको हम क्या बोल सकते हैं? समुद्र पार का भारतीय। समुद्र पार का भारतीय। ठीक है, इसको हम क्या बोल सकते हैं? समुद्र पार का भारतीय। जैसे हमने देखा जो पीआईओ है, इसके जो पीआईओ बना था वो कब बना था? पीआईओ बना था 19/8/2002। कब हुआ था? 19/8/2002 को ये बन गया था। 19/8/2002 ये हम बताना भूल गए थे। 19/8/2002 को बन गया था। और ये कब बन गया था? ओसीआई 2/12/2005 को। 2/12/2005 यानी 2 दिसंबर 2005 को ओसीआई यहां पर बन गया था। अब इसको हम किसे बोलते हैं? तो वह व्यक्ति जो पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर किसी अन्य देश का नागरिक है, जो पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर किसी अन्य देश का नागरिक है और जिसके पास विदेशी पासपोर्ट है और विदेशों में रहता है, लेकिन भारत के साथ उसके संबंध है और वह भारत की नागरिकता प्राप्त करने की सभी शर्तें पूरी करता है। वह भारत की नागरिकता की सभी शर्तें पूरी करता है। जैसे सभी शर्तें कौन कौन सी हैं? जैसे संविधान लागू होने के समय
भारत का नागरिक होने के लिए अर्ह था, या फिर संविधान लागू होने के बाद भारत का नागरिक बनने के लिए एलिजिबल था, या फिर यहां पर क्या है, या फिर 15 अगस्त 1947 के बाद किसी देश क्षेत्र का अधिग्रहण हो रहा था, वह वहां का नागरिक था, या फिर वो अवयस्क था और उसके माता पिता वहां के देश के नागरिक थे और उन्होंने किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर ली थी और वो भी चला गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, OCI बोलेंगे। उसे हम क्या बोलेंगे, OCI। अब OCI जो होता है, OCI हमने क्या बताया, OCI कब बना था, 2/15/2005 को, और PIO को बना था 19/8/2002 को बन गया था। कब बना था, 19/8/2002 को बन गया था। मतलब जो PIO है, PIO और OCI दोनों साथ साथ ही नियम चल रहे थे, मतलब PIO भी साथ में चल रहा है और OCI दोनों भी साथ में, ये भी साथ में चल रहा है। यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन नहीं हो रहा था नागरिकों को, तो यहाँ पर क्या हुआ, PIO और OCI दोनों को 9 जनवरी 2015 को, मतलब ये और ये दोनों को जोड़कर क्या बना दिया, OCI ही बोल दिया। OCI कब बोल दिया, 9 जनवरी 2015 को इनको क्या बोल दिया, OCI ही बोल दिया। मतलब जो व्यक्ति PIO था वो OCI हो गया, और OCI था वो तो OCI था, तो यहाँ पर क्या हो गया, 9 जनवरी 2015 को यहाँ पर दोनों का मर्ज कर दिया, विलय कर दिया, और बोला कि जो PIO थे वो भी OCI हो जाएंगे। और साथ में एक चीज और कर दी गई कि यहाँ पर 2015 में नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत 2015 में, इसी में 2015 में नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के तहत विदेशी भारतीय नागरिक, जो विदेशी भारतीय नागरिक है, इसको क्या बना दिया, विदेशी भारतीय नागरिक को विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर बना दिया गया। ठीक है, तो 2015 में जो OCI था, मतलब विदेशी भारतीय नागरिक था, उसको क्या बना दिया गया, विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर बना दिया गया। क्या बना दिया, विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर, क्या बना दिया, कार्ड होल्डर। मतलब जो यहां पे था ना, यहीं पे क्या लिख दीजिए, कार्ड होल्डर लिख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 2015 का संशोधन, कार्ड होल्डर। तो यहां पर क्या हो गया, ये 2015 में विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर बन गया। अब यहां पर क्या है, इनको थोड़ी लाभ भी होते हैं। जैसे PIO का क्या होता है कि इनको अपनी जो PIO है उनको रिन्यू कराना पड़ता था भारत में आने के लिए, और कुछ समय के बाद, जबकि PIO क्या है, एक बार वो यहाँ पर OCI बन गया, तो भारत में आने के लिए उसको अनलिमिटेड वीजा मिल जाता था। मतलब चाहे जितनी बार भी आप भारत में आए उसको कोई दिक्कत नहीं थी। और यहाँ पर किसी भी उद्देश्य के लिए आ रहा हो, लेकिन अगर मान लो शोध कार्य के लिए आ रहा है, रिसर्च करने के लिए आ रहा है, किसी रिसर्च को करने के लिए, शोध करने के लिए आ रहा है, तो उसको FRRO से उसको परमिशन लेनी पड़ती थी। यहाँ पर उसको परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो हमने क्या देखा, OCI। अब जो OCI होता है उसको NRI जो होता है ना, NRI, तो NRI के साथ यहाँ पर क्या होता है, जैसे NRI को कुछ सुविधाएं मिल जाती हैं, ऐसे NRI के अलावा आर्थिक, वित्तीय और शैक्षणिक क्षेत्र में हर तरफ से इसको सुविधा में भागीदारी मिल जाती है। लेकिन उसमें ध्यान रखना, लेकिन कृषि और बागान परिसंपत्ति अधिग्रहण को छोड़कर, लेकिन उसको क्या हो, आर्थिक, वित्तीय, शैक्षणिक क्षेत्र में तो उसको भागीदारी मिल जाती है, लेकिन कृषि बागान परिसंपत्ति के अधिग्रहण को छोड़कर, उसके सभी अधिकार मिल जाते हैं। तो हमने क्या देखा, OCI। और यहां पर एक खास बात और याद रखना है कि OCI कार्ड होल्डर है, जो OCI कार्ड होल्डर को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए, OCI कार्ड होल्डर को अगर भारतीय नागरिकता प्राप्त करनी है तो क्या करेगा, तो OCI कार्ड होल्डर को
अगर भारतीय नागरिकता प्राप्त करनी है तो उसे नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत, नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत ओसीआई कार्ड होल्डर को 5 वर्ष के लिए 5 वर्षों पंजीकृत हो चुका है, 5 वर्ष तक वो पंजीकृत हो चुका है, और 1 वर्ष और 5 वर्ष के, सबसे पहले क्या है, ये 5 वर्ष के लिए 5 वर्ष पंजीकृत, क्या 5 वर्ष के लिए पंजीकृत हो चुका है, और 1 वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए लगातार भारत में निवास कर रहा है, भारत में निवास कर रहा है, तो वह भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है। मतलब 5 वर्ष के लिए पंजीकृत है और 5 वर्ष के लिए पंजीकृत के साथ वहां पर 1 वर्ष के लिए यहाँ पर भारत में लगातार निवास कर रहा है, 1 वर्ष के लिए भारत में लगातार रह रहा है, तो भारत में नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है। तो यहाँ पर लिख लीजिए OCI, OCI लिख लीजिए, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, OCI ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ये कब बना था? 2 दिसंबर 2005, 2 दिसंबर 2005। ये भी लिख लीजिए। PIO कब बना था? 19/8/2002 को बन गया था। अब इसको लिखिए, विदेशी भारतीय नागरिक, विदेशी भारतीय नागरिक, ये क्या है? विदेशी भारतीय नागरिक, इसको अभी मत लिखना, विदेशी भारतीय नागरिक। अब ये क्या होता है, लिखिए, वह व्यक्ति जो पाकिस्तान, वह व्यक्ति जो पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर, वह व्यक्ति जो पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर किसी अन्य देश का नागरिक है, वह व्यक्ति जो पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर किसी अन्य देश का नागरिक है, किसी अन्य देश का नागरिक है, जिसके पास विदेशी पासपोर्ट है, जिसके पास विदेशी पासपोर्ट है, जिसके पास विदेशी पासपोर्ट है, तथा विदेश में रहता है, तथा विदेश में रहता है, लेकिन भारत के साथ उसके संबंध है, लेकिन भारत के साथ उसके संबंध हैं, लेकिन भारत के साथ उसके संबंध है, या फिर नागरिकता की सभी शर्तें पूरी करता है, या फिर भारत की नागरिकता प्राप्त करने की सभी शर्तें पूरी करता है। जैसे जैसे पहला, संविधान लागू होने के समय भारत का नागरिक, संविधान लागू होने के समय भारत का नागरिक था। पहला क्या है? संविधान लागू होने के समय भारत का नागरिक था, या संविधान लागू होने के समय कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। संविधान लागू होने के समय भारत का नागरिक बनने के लिए एलिजिबल था, यानी अर्ह था, एलिजिबल यानी अर्ह था, अर्ह था, भारत का नागरिक बनने के लिए अर्ह था संविधान लागू होने के समय। या जो 15 अगस्त 1947 को भारत का भाग बना, उसका निवासी था, या जो 15 अगस्त 1947 को जो भारत का भाग बना उसका निवासी था, या कोई नाबालिग बच्चा जिसके माता पिता भारत के नागरिक हैं, जिसके माता पिता भारत के नागरिक हैं, या दोनों में से कोई एक भारत का नागरिक है, या दोनों में से कोई एक भारत का नागरिक है, दोनों में से
कोई एक भारत का नागरिक है। ठीक है, तो हमने क्या देखा, ओसीआई। अब इसमें थोड़ा एक नोट डाल लीजिए, नोट 2015 में, 2015 में हमने देखा ना, 2015 में 2015 में नागरिकता संशोधन अधिनियम, नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत, नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत भारतीय नागरिक, विदेशी भारतीय नागरिक के स्थान पर, विदेशी भारतीय नागरिक के स्थान पर, पहले क्या था, विदेशी भारतीय नागरिक, कार्ड होल्डर नहीं था, विदेशी भारतीय नागरिक के स्थान पर विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर का नाम दिया गया। विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर का नाम दिया गया। अब नोट में दूसरा पॉइंट लिखिए, 2015 में पीआईओ और ओसीआई दोनों को जोड़ दिया। यहां पे लिख लीजिए पीआईओ प्लस ओसीआई 2015 में। कब? 9 जनवरी 2015 को, 9 जनवरी 2015 को पीआईओ प्लस ओसीआई को जोड़कर क्या बना दिया, ओसीआई ही बना दिया। मतलब जो पीआईओ से पीआईओ को भी बोल दिया कि ये ओसीआई है। कब? 9 जनवरी 2015 को, 9 जनवरी 2015 को जो पीआईओ था उसको भी ओसीआई बना दिया। ठीक है, तो हमने ये देखा। अब ओसीआई के कुछ लाभ भी हैं, जैसे इनको क्या होता है, आजीवन वीजा मिल जाता है। मतलब चाहे जब भारत में आ सकते हैं, चाहे जब जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ओसीआई के लाभ लिखिए, ओसीआई के लाभ, इन्हें किसी भी उद्देश्य के लिए, ओसीआई को किसी भी उद्देश्य के लिए भारत में, ओसीआई को किसी भी उद्देश्य के लिए भारत में आजीवन बीमा, आजीवन वीजा, आजीवन वीजा, जो वीजा मिलता ना, आजीवन वीजा प्राप्त होता है, आजीवन वीजा प्राप्त होता है भारत में किसी भी उद्देश्य के लिए। लेकिन शोध कार्य के लिए, यानी रिसर्च के लिए, लेकिन शोध कार्य के लिए, शोध कार्य के लिए या फिर रिसर्च के लिए, रिसर्च कार्य हेतु FRRO, FRRO या पोस्ट या इंडिया मिशन में आवेदन करके भारत सरकार से अनुमति आवश्यक है। लेकिन जो ओसीआई कार्ड होल्डर है ना, इसको क्या है, आजीवन भारत में आ सकते हैं, लेकिन जब उन्हें रिसर्च करना हो, शोध करना हो, तो FRRO या पोस्ट या फिर इंडिया मिशन के तहत में आवेदन करके भारत सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है। और अगला लिखिए, एनआरआई के अलावा, एनआरआई के अलावा आर्थिक, वित्तीय, आर्थिक, वित्तीय तथा शैक्षणिक क्षेत्र में, आर्थिक, वित्तीय तथा शैक्षणिक क्षेत्र में उपलब्ध हर सुविधा में भागीदारी, हर सुविधा में भागीदारी, लेकिन कृषि और बागान, कृषि या बागान, कृषि या बागान परिसंपत्ति के अधिग्रहण को छोड़कर, कृषि बागान परिसंपत्ति के अधिग्रहण को छोड़कर, परिसंपत्ति के अधिग्रहण को छोड़कर। अब अगला टॉपिक उसी में लिखिए, अगर ओसीआई कार्ड होल्डर को, ओसीआई कार्ड होल्डर को भारत की नागरिकता प्राप्त करनी है, तो अगर ओसीआई कार्ड होल्डर को भारत की नागरिकता प्राप्त करनी है, तो नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार,
नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार ओसीआई कार्ड होल्डर को ओसीआई कार्ड होल्डर के रूप में, मतलब किसी व्यक्ति को ओसीआई कार्ड होल्डर के रूप में 5 वर्ष के लिए पंजीकृत रहना होगा। ओसीआई कार्ड होल्डर के रूप में 5 वर्ष के लिए पंजीकृत रहना होगा और पंजीकरण आवेदन के पहले 1 वर्ष लगातार भारत में निवास करना आवश्यक है। 1 वर्ष तक भारत में निवास लगातार आवश्यक है। ठीक है, तो हमने क्या देखा? हमने ये सब देखा अभी। अब एक चीज आती है नागरिकता संशोधन अधिनियम, असम समझौता। ठीक है, नागरिकता संशोधन अधिनियम जो असम समझौता से संबंधित था, बोल उसमें क्या होता है, ये तो चलो मान लो हो गया। अब एक चीज आती है नागरिकता संशोधन अधिनियम जो असम समझौते से संबंधित था, उसमें क्या है कि भारतीय मूल के वे सभी व्यक्ति जो 1 जनवरी 1966 के पहले, कब? 1 जनवरी 1966 के पहले, इसको लिख लिया होगा कि नहीं? ठीक है, लिख लीजिए इसको। ठीक है, और क्या आता है अब एक नागरिकता संशोधन अधिनियम असम समझौते के तहत अगर कोई व्यक्ति नागरिकता संशोधन अधिनियम असम समझौते के तहत अगर कोई व्यक्ति नागरिकता संशोधन अधिनियम असम समझौते के तहत क्या नागरिकता संशोधन अधिनियम असम समझौता के तहत असम समझौते के तहत जो क्या है विदेशी भूमि से संबंधित था, विदेशी मामलों से संबंधित, जो क्या विदेशी मामलों से संबंधित था, विदेशी मामलों से संबंधित जो विदेशी मामलों से संबंधित था, तो इसके तहत क्या बोला गया, इसमें कुछ प्रावधान है। जैसे पहला प्रावधान क्या है कि अगर इसमें क्या है, पहला प्रावधान कि भारतीय मूल के वे सभी व्यक्ति जो 1 जनवरी 1966 के पहले, जो 1 जनवरी 1966 के पहले, जो 1 जनवरी 1966 के पहले भारत में आ गए, 1 जनवरी 1966 के पहले बांग्लादेश से असम आ गए। कहां पर? बांग्लादेश से असम आए। कब? 1 जनवरी 1966 के पहले अगर कोई व्यक्ति बांग्लादेश से असम आ गया तो उसको भारत का नागरिक माना जाएगा। उसे क्या बोला जाएगा? भारत का नागरिक है। उसे क्या बोला जाएगा? भारत का नागरिक है। लेकिन यदि 1 जनवरी 1966 से लेकिन 1 जनवरी 1966 से अगर मान लो कोई व्यक्ति है 1 जनवरी 1966 से 25 मार्च 1971 के बीच में अगर कोई व्यक्ति आता है, 1 जनवरी 1966 से 25 मार्च, कब? 25 मार्च 1971 के बीच में अगर कोई व्यक्ति आता है, 1 जनवरी 1966 से 25 मार्च 1971 के बीच में अगर कोई व्यक्ति आता है, कहां पे आता है? बांग्लादेश से असम। बांग्लादेश से असम अगर कोई व्यक्ति आता है तो उसे, और असम में आता है और असम में निवास करता है, तो उसे नागरिकता के लिए प्रूफ देना पड़ेगा। उसे नागरिकता के लिए प्रूफ देना पड़ेगा कि वहां पर भारत का नागरिक है। जैसे कोई बिजली का बिल दे दिया या फिर कुछ दिखा दिया
तो यहाँ पर क्या हो गया, उसको अपना प्रूफ दिखाना पड़ेगा कि वो भारत का नागरिक है। जैसे यहाँ पर क्या है, थोड़ी विवाद भी चल रहा है। जैसे यहाँ पर क्या है, कुछ लोग बहुत ज़्यादा लोग आ गए, जो असम के लोग थे वो वहाँ पे ही, असम के जो लोग थे वो वहाँ पे ही अल्पसंख्यक बन गए, वहाँ पे इतने सारे बांग्लादेशी लोग आ गए। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा विवाद चल रहा है, तो इसको आप थोड़ा न्यूज में देख लीजिए। तो यहाँ पर लिखिए नागरिकता संशोधन अधिनियम 1900, नागरिकता संशोधन अधिनियम कौन सा है, असम समझौते से संबंधित, नागरिकता संशोधन अधिनियम असम समझौते से संबंधित। यहां पर लिखिए कोष्टक में विदेशी मामलों से संबंधित, क्या है, विदेशी मामलों से संबंधित। इसमें पहला प्रावधान लिखिए कि भारतीय मूल के सभी व्यक्ति, भारतीय मूल के सभी व्यक्ति जो 1 जनवरी 1966 के पहले, भारतीय मूल के सभी व्यक्ति जो 1 जनवरी 1966 के पहले बांग्लादेश से असम आए, जो 1 जनवरी 1966 के पहले बांग्लादेश से असम आए और असम आकर निवास किया, बांग्लादेश से असम आ गए और निवास किया, वे भारतीय मान लिए जाएंगे, वे भारतीय मान लिए जाएंगे। दूसरा पॉइंट लिखिए लेकिन दूसरा पॉइंट उसी में, लेकिन 1 जनवरी 1966 से 1 जनवरी 1966 से 25 मार्च 1971 के बीच में, 25 मार्च 1971 के बीच में यदि कोई व्यक्ति बांग्लादेश से असम आया, लेकिन 1 जनवरी 1966 से 25 मार्च 1971 के बीच में यदि कोई व्यक्ति बांग्लादेश से असम आया तो उसे भारत की नागरिकता प्रूव करनी पड़ेगी या साबित करनी पड़ेगी, भारत की नागरिकता साबित करनी पड़ेगी, चाहे कोई बिल या फिर कोई भी चीज दिखा दो, सरकारी चीज, तो उससे क्या है, भारत की नागरिकता उसको साबित करनी पड़ेगी। अब एक खास बात और है, जैसे अगर मान लो कोई व्यक्ति है, तो ये आपका लिख गया होगा, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट न्यूज। जैसे मान लो अगर कोई व्यक्ति है, ठीक है, उसने अगर मान लो कोई नागरिकता प्राप्त कर ली है तो उसको आजीवन नागरिकता मिल जाएगी, उसको इसके लिए कोई यहां पर आवेदन नहीं करना पड़ेगा। मतलब एक बार नागरिकता मिली तो मिली। जैसे क्या होता है, जैसे अगर मान लो कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति ने अगर लाइसेंस प्राप्त किया है तो उसको रिन्यू कराना पड़ता है एक समय के बाद, उसको लाइसेंस को रिन्यू कराना पड़ता है किसी समय के बाद, एक समय निश्चित समय के बाद, तभी उसका लाइसेंस वैध माना जाता है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने एक बार नागरिकता प्राप्त कर ली तो जीवन पर्यंत नागरिकता उसको मिल जाएगी। लेकिन अगर किसी कारण से उसने नागरिकता त्याग दी है या फिर समाप्त हो गई है किसी कारण से, तो ही उसकी नागरिकता जाएगी, लेकिन उसको बीच में कोई अपडेट नहीं करना पड़ेगा, उसको बीच में कोई अपडेट नहीं कराना पड़ेगा। तो यहां पर थोड़ा एक नोट लिख लीजिए कि नागरिकता एक बार मिली, या फिर उसमें लिखिए, ऐसा अलग लिखिए थोड़ा, अगर किसी व्यक्ति को एक बार नागरिकता मिली, अगर किसी व्यक्ति को एक बार नागरिकता मिली तो उसकी यह नागरिकता तब तक बनी रहेगी जब तक, अगर किसी व्यक्ति को एक बार नागरिकता मिली तो तब तक उसकी नागरिकता बनी रहेगी जब तक वह डिस्क्वालीफाई ना हो जाए, जब तक उसकी नागरिकता समाप्त ना हो जाए। वहां पर उसको कोई रिन्यू नहीं करवाना पड़ता है, कुछ नहीं कराना, बस को उसको एक बार नागरिकता मिली तो मिली।